देखो, चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर with increase in temperature, with increase in temperature comma volume of ideal gas increases, with increase in temperature volume of ideal gas increases। तो चार्ल्स लो ये बोलता है कि अगर मान लो कोई कंटेनर है और मान लो इस कंटेनर में मान लो कोई आइडियल गैस बंद है, प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है। अगर मान लो कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो याद है हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। तो तेज तेज वाइब्रेट करते हैं तो आपकी चीज क्या कर जाती है, एक्सपांड कर जाती है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करेंगे तो वो सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। तो मान लो प्रेशर पी है, मान लो पहले वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, आपने कांस्टेंट प्रेशर रखा, मतलब आप प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो। तो मान लो कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो मान लो बाद में प्रेशर हो गया P, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है। और मान लो अब आपकी वॉल्यूम हो गई V2 और टेम्परेचर हो गया T2। तो चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। या फिर आप क्या लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। लेकिन याद रखना कि यहां पे टेम्परेचर आपको किस में लेना है, याद रखना यहां पे आपको टेम्परेचर लेना है केल्विन में। यहां पे आपको किस में लेना है, यहां पे आपको जो टेम्परेचर है वो किस में लेना है, केल्विन में। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हिट अप करोगे, मतलब आप यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। लिख लो अपनी कप में, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। याद रखना यहां पे वॉल्यूम हो सके तो हमेशा मीटर क्यूब में लेना, और टेम्परेचर तो आपको हमेशा किस में लेना है, टेम्परेचर हमेशा आपको किस में लेना है, केल्विन में। कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में मत लेना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टेम्परेचर किस में लेना है, हमेशा केल्विन में। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। ठीक है, जैसे मान लो पहले आप ग्राफ बना लो इसका। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ चार्ल्स लॉ का ग्राफ होगा कैसा, तो चार्ल्स लॉ का अगर कोई तुम्हें पीवी ग्राफ पूछे तो इस तरीके से होता है। क्योंकि आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एरो उधर की तरफ, अगर आपका वॉल्यूम घट रहा है तो एरो इधर की तरफ। तो अगर एरो इधर की तरफ है मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है। अगर एरो उधर की तरफ है इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और यही कोई तुम्हें पूछे कि बताओ चार्ल्स लो का वीटी ग्राफ कैसा होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो वो ऐसा होगा। और यहां पे पी क्या लिखना, यहां पे प्रेशर क्या है, प्रेशर है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। दोनों को बना लो वीटी ग्राफ। नहीं गर्वित, यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। देख गर्वित, यहां पे हो क्या रहा है, जैसे मान ली कंटेनर है, ठीक है। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स तेज तेज वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अगर यही मान ले कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पहले जहां 4 मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, अब मान ले वहां पे 3 ही टकराएंगे। तो तेरी बात सही है, मॉलिक्यूल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। लेकिन सिंस अब एरिया बढ़ गया है तो उसी एरिया पे अब कम मॉलिक्यूल टकराएंगे। तो इसलिए प्रेशर जो है वो तेरा उतना ही रहेगा। इसको ऐसे समझ कि पहले एरिया इतना सा था और इस पे 4 टकरा रहे थे, अब एरिया इतना हो गया तो इस पे 2 ही टकरा रहे हैं, बाकी 2 नहीं टकरा रहे। तो इसलिए क्या हुआ, एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट गए, तो प्रेशर तेरा उतना सेम ही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं करेगा यहां पे। तो याद रखना कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रोसेस करनी है। और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। और ये पीवी ग्राफ है, इसको भी याद रखना। ये आपका वीटी ग्राफ है, इसको भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर हैज
a container has volume of 6 meter cube at 27 degrees Celsius. What will be the volume? What will be the volume at 127 degrees Celsius if pressure remains constant in the process? If pressure remains constant in the process. If pressure remains constant in the process. तो क्वेश्चन ये रहा, अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है. तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब. कब? 27 डिग्री सेल्सियस पे. तो मतलब पहले वॉल्यूम कितना है? 6 मीटर क्यूब. कितना टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस. उसको अभी केल्विन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन. अब क्या किया देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेल्सियस. तो अगला टेम्परेचर क्या है? 127 प्लस 273. तो ये कितना हो जाएगा? 400 केल्विन. तो अब आपको बताना है कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रोसेस. तो यहां पे क्या इक्वेशन है याद रखना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. लिख लो अपनी कॉपी में. तो यहां पे V1 कितना है? 6. V2 आपको निकालना है. T1 कितना है? 300 और T2 कितना है? 400. 2 0 से 2 0 गए. 3 2 जा 6. तो आपका V2 कितना आ गया? 4 2 जा 8 मीटर क्यूब आ गया. ये आपका आंसर है. कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो. चार्ल्स लॉ में याद रखना, कोई तुम्हें बोले चार्ल्स लॉ, मतलब चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका वॉल्यूम बढ़ता है. तो टी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, टी घटेगा तो वी घटेगा. तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. और टी हमेशा किस में लेना है? केल्विन में लेना है. किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. नो सर. ओके. तो एक चीज याद रखना कि अगर मैं बोलता हूं प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मैं बोलता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है? इसका मतलब इस प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक प्रोसेस. याद है लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. इनका नाम याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक. प्रेशर कांस्टेंट वाला लॉ कौन सा है? ये है आपका चार्ल्स लॉ. टेम्परेचर वाला लॉ कौन सा है? ये है आपका बॉयल्स लॉ. याद रखना. और अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, वो लिखो तुम अपनी कॉपी में. इसमें कोई डाउट है तो पूछो. परसों मैं तुम्हें बॉयल्स लॉ पढ़ाया था जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था. आज चार्ल्स लॉ पढ़ाया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल. और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में गैल्यूसेक्स लॉ. गैल्यूसेक्स लॉ. तो ये लॉ क्या बोलता है? देखो आप लिखो अपनी कॉपी में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम if temperature is increased, if temperature is increased, then pressure will also increase, then pressure will also increase. तो गैल्यूसेक्स लॉ क्या बोलता है? गैल्यूसेक्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. और देखो होना भी चाहिए, क्योंकि आपने अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी. तो मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T1 है. अब आप इसको गर्म करो, अब आप इसको हिटअप करो. तो हिटअप करने से होगा क्या? अब आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज तेज वाइब्रेट करेंगे. अब वॉल्यूम तो बढ़ नहीं सकती. तो जब ये एटम मॉलिक्यूल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, तो जब ये दीवार से टकराएंगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर कम था तो ये धीरे से टकराएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये तेज तेज जाके टकराएंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा. तो हीटअप करने से क्या होगा? आपका प्रेशर मान लो P2 हो गया. देखो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V को V रहने दो. मान लो टेम्परेचर हो गया T2. तो याद रखना गैल्यूसेक्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है. गैल्यूसेक क्या बोलता है? गैल्यूसेक ये बोलता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो पार्टिकल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे तो आपका प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। लिख लो इसको, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और यहां पे भी याद रखना, आप जो टेम्परेचर लोगे वो किस में लोगे, केल्विन में लोगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जब पहले से ग्राफ बना देते हैं। देखो गैल्यूसेक्स लो का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से देखो, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो अगर एरो ऐसा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, एरो ऐसा है मतलब प्रेशर घट रहा है। तो एरो ऊपर की तरफ है मतलब प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और एरो नीचे की मतलब है मतलब प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो तुम्हें ग्राफ देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस है। और याद रखना, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। लिख लो अपनी कॉपी में। तो गैल्यूसेक्स लॉ मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसका पीवी ग्राफ ऐसा है, बना लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना गैल्यूसेक लॉ हो गया। अब ध्यान से देखो, अब हमने तीन लॉ पढ़े। कौन से पढ़े, एक हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, एक हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था। एक आज मैंने तुम्हें पढ़ाया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपका जो V था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। और फाइनली आज मैंने एक और पढ़ाया, वो था गैल्यूसेक्स लॉ। तो गैल्यूसेक्स लॉ ये बोलता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो इन तीनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं, वो होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पी वी और टी में क्या रिलेशन होता है, पी वी और टी में रिलेशन होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहां पे पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। आर यहां पे कांस्टेंट है, आर की वैल्यू होती है 8.314। मैं तुम्हें आर की यूनिट निकालना सिखाऊंगा अभी। और टी आपको किस में लेना है, टी आपको लेना है केल्विन में। तो ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो एक आइडियल गैस इक्वेशन तीन लॉ को मिला के बनती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक लॉ। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो, एक तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, एक तुम्हें आर की यूनिट निकालना आनी चाहिए। तो दो चीजें मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा, एक तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना, एक आर की यूनिट निकालना। ठीक है, तो पहले अपन आर की यूनिट निकालना सीखते हैं। तो वापस कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कौन से तीन लॉ को मिला के आइडियल गैस इक्वेशन बनी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक लॉ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन आर की यूनिट निकालना सीखते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर। आप मुझे बताओ प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है, मोल। आर की यूनिट अपने को निकालनी है, और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो आर की ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी, देखो मीटर स्क्वायर से ये गया तो ये बचेगा न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो न्यूटन मीटर होता है जूल, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो आर की यूनिट आ जाएगी जूल अपॉन मोल केल्विन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.314। तुम चाहो तो 8.3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8.314 जूल अपॉन मोल केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में।
जूल अपॉन मॉल केल्विन। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, किसी आर की यूनिट में हमें डाउट आ रहा है। राइट, एसआई यूनिट ऑफ आर। खाली ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए ही नहीं, तुम कोई भी एग्जाम दो आगे जाके कॉम्पिटिटिव, आर की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट भी और इसका डायमेंशन भी। तुम इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करना, बहुत आसान है। पी का पुट करना है, वी का पुट करना है, एन का पुट करना है, टी का पुट करना है। आर का आ जाएगा, पी का हो जाएगा तुम्हारा ml-1 t-2, वॉल्यूम का एल क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स का मोल, टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज जो मैंने देखा है कि तुम लोगों को निकालना नहीं आती है, वो है नंबर ऑफ मोल्स। मैं जनरली देखा है कि तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आते। जैसे एक बेसिक एग्जांपल दूं तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक कंटेनर में 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो कितना है, 64 ग्राम है। और O2 का मोलार मास कितना होता है, O2 किससे बना है, O2 में आपके पास दो ऑक्सीजन एटम है, 16 इसका 16 इसका, तो 32 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। कि कितना आ गया आपका, 2 मोल्स आ गया। तो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, कितने मोल हो गए आपके, 2 मोल्स हो गए। क्या फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। आया समझ में, सबके याद रखना। जैसे H2 का होता है 2 ग्राम, हीलियम का होता है 4 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम। करीबन करीबन ये सब तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये तुम्हें कोई नहीं देने वाला। हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये फॉर्मूला तुम याद रखना। तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। सारे नहीं बेटा, ये 2-3 याद रख लेना। ठीक है। और अगला जो फॉर्मूला है जो तुम्हें नहीं पता होता है, वो ये वाला फॉर्मूला है। एन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। जिसे ये होता है एन अपॉन एन ए। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूं, फिर अगर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला ये, कितने पार्टिकल है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। अ कंटेनर कंटेन्स, अ कंटेनर कंटेन्स 50 पार्टिकल्स या 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको बताना है कि कितने मोल्स हैं। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। एक कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन के 50 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे आपको वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मास अपॉन मोलार मास। यहां पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एन मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 50, और एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से निकालते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला आएगा, मास अपॉन मोलार मास। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। लिख लो अपनी कॉपी में। हाँ गर्वित भाई, ये पहले नहीं पढ़ा है तो लिख लो, ये 9th क्लास में आता है, तुम लोगों को याद ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, तुम भूल गए हो, आता है शायद 9th क्लास में फॉर्मूला। ठीक है।
तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, अ कंटेनर हैज 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर के अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब, फाइंड प्रेशर इन कंटेनर। तो आपको बताना है कि कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर होगा, और आर की वैल्यू को आपको आर में ही छोड़ना है। मतलब आर की वैल्यू को आपको पुट नहीं करना है, आर को आपको आर ही छोड़ना है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी एग्जाम में प्रेशर निकालने को आया, वॉल्यूम निकालने को आया और कुछ नहीं दे रखा है, तो एज्यूम कर लो कि ये आपको आइडियल गैस ही दे रखी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 32 ग्राम O2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। कितना है 32 ग्राम, ऑक्सीजन का मास भी कितना होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1। 27 डिग्री, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 27 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 मीटर क्यूब। आपको निकालना है प्रेशर, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन पुट करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी वॉल्यूम कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1, आर की जगह आर, टेम्परेचर कितना है 300, तो ये 2 से गया आपका 150, तो प्रेशर कितना आ गया आपका 150 आर। ये इसका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यूनिट बार लेंगे कि पास्कल? पास्कल। मतलब देख, केमिस्ट्री में तो बार एटीएम सब कुछ चलता है, लेकिन अगर तूने आर की वैल्यू को 8.314 लिया, तो आपको एक ही यूनिट लगानी है, वो है पास्कल। मैं पास्कल के अलावा बाकी किसी का जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि अपने को लेना ही नहीं है, अपन हमेशा पास्कल में ही लेंगे। और अगर तेरे को मान ले एग्जाम में एटीएम में दे देते प्रेशर, कि प्रेशर आपको दे रखा है मान लो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको उसी वक्त पास्कल में कन्वर्ट कर ले, 2 × 10⁵ पास्कल। तो एटीएम से पास्कल कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁵. ठीक है, देखो तो ये अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है। अच्छा नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में एवोगैड्रोस लॉ। एक और लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम्स equal volume of two gases equal volume of two gases at same pressure and temperature will have equal number of molecules will have equal number of molecules। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या लिखवा रहा हूं मैं, देखो एक तो ये याद रखना कि एवोगैड्रो लॉ है क्या। अब इसका मतलब समझो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, मान लो कि मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस, मान लो दोनों में वॉल्यूम वी और वी है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स n2 है, ठीक है। तो जो पहला कंटेनर है इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा n1RT। तो दूसरा कंटेनर उसके लिए आइडियल गैस लिखो, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा n2RT। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां पे भी पीवी, यहां पे भी पीवी, यहां पे भी आरटी, यहां पे भी आरटी, इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर n सेम है तो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। लिख लो ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो एवोगैड्रो का लॉ क्या बोलता है
कि अगर दो कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों का प्रेशर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, जो दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, तुम्हारे सेम होंगे। और नंबर ऑफ मोल सेम हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। क्यों? अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन इंटू एन ए। अब अपन ने तो प्रूव कर ही दिया कि दोनों में एन सेम है, तो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है, तो दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये आपका एवोगैड्रो लॉ है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, वर्क डन, वर्क डन बाय प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय प्रेशर। ये हमने पहले भी किया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर तुम भूल गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें वापस करा देता हूं। देखो, सपोज करो कि ये कोई पाइप है, और मान लो कि यहां पे कोई प्लेट है, और मान लो कि ये जो प्लेट है इसका एरिया है ए, और मान लो कि इधर आपकी कोई आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी हुई है? कोई आइडियल गैस भरी हुई है। और मान लो कि मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो मान लो मैंने इधर प्रेशर लगाया पी, और मैंने इस प्लेट को यहां से यहां मूव कर दिया। कहां से कहां? ये प्लेट यहां से यहां आ गई। कितना डिस्टेंस चली? एक्स। तो आप मुझे बताओ वर्क क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो एफ है, वो अपने को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा P इंटू ए इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये तो आपका एरिया है और ये आपका एक्स है। तो अब ध्यान से देखो, ए इंटू एक्स मतलब क्या है? इस सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ प्रेशर कितना वर्क करता है, तो वर्क डन बाय प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू आपने कितना वॉल्यूम मूव किया। क्योंकि इस वॉल्यूम में जितनी भी गैस थी वो सब कहां पे आ गई? आगे आ गई। तो प्रेशर ने कितना वर्क किया? तो वर्क का फॉर्मूला होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे मूव किया। लिख लो अपनी कॉपी में, W इज इक्वल टू P इंटू V। लिख लो अपनी कॉपी में। W इज इक्वल टू P इंटू V। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया, मतलब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया आपने। ठीक है, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन देखो, तो वर्क का फॉर्मूला कितना आया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? प्रेशर इंटू डीवी। मान लो कि आपने छोटा सा वॉल्यूम डीवी खिसकाया, उसके लिए आपने प्रेशर लगाया पी, तो आपने वर्क कितना किया? डीडब्ल्यू। तो डीडब्ल्यू किसके बराबर हो गया? पी इंटू डीवी के। तो वर्क डन क्या हो गया? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, dw इज इक्वल टू pdv। लिख लो, मतलब आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया, वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, बस अपन दो वर्क डन करेंगे आज, फिर अपन खत्म करेंगे। ये लिख लो, बस दो टॉपिक और कर रहे हैं छोटे छोटे।
तो कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। ठीक है, जैसे मान लो कि अब पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो कि पहले आपका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V था और टेम्परेचर T1 था, और मान लो कि मैंने कोई आइसोकोरिक प्रोसेस करी। मान लो प्रोसेस करने के बाद देखो एक वर्ड यूज किया आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम तो उतना रहेगा। मान लो प्रेशर हो गया P2 और टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, और मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स N है, गैस कांस्टेंट R है, तो N और R तो चेंज कभी होने वाला है नहीं। तो अब देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, क्योंकि जितना वॉल्यूम पहले है बाद में भी उतना ही है। साला या तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। एक तो ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखना, देखो जब प्रोसेस चालू हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, पीवी इक्वल टू nRT1। जब प्रोसेस खत्म हुई तो नीचे लिखो, तो P2V इक्वल टू nRT2, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो nR से nR, V से V। तो आपका क्या इक्वेशन बना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है गैल्यूसेक लॉ में। तो आप आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन भी याद रखना और इस इक्वेशन को भी याद रखना। और तीसरा, आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। लिख लो। तो आइसोकोरिक मतलब जितना वॉल्यूम पहले बाद में भी उतना ही रहेगा, आपका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेगा। और एन और आर तो याद रखना, हम फिजिक्स में क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं, तो एन और आर तो अपने कभी भी चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक और कर लो, फिर अपन एक न्यूमेरिकल करके क्लास खत्म करेंगे। ये लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो इसको, लिख लो। तो लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। एक आइसोबारिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है। तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मान लो प्रेशर P, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। मान लो कि मैंने इस पे कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी, और मान लो प्रोसेस करने के बाद आइसोबारिक है, प्रेशर तो उतना ही रहने वाला है। मान लो वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है, तो एक तो मैं तुम्हें क्या बोला, आपके पास कोई भी प्रोसेस हो आपको इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, PV1 इक्वल टू nRT1। इसके लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, PV2 इक्वल टू nRT2, क्योंकि प्रेशर तो उतना ही है, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो गया। आप इन दोनों को डिवाइड करो, देखो कितना आ जाएगा, PV1 इक्वल टू nRT1, और इसके नीचे आ जाएगा PV2, और यहां पे आ जाएगा nRT2। nR से nR गया, P से P गया, तो क्या इक्वेशन आई, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। एक तो याद रखना। दूसरा वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, तो पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, तो खाली dW का इंटीग्रेशन W। याद हो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो आइसोबारिक में कौन कांस्टेंट है, प्रेशर, तो P बाहर आ जाएगा, और खाली dV का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, V, V1 से लेके V2। अब लिमिट्स पुट कर दो। कैसे पुट करोगे,
पहले v की जगह अपर लिमिट तो v2, फिर माइनस लगाओ, फिर v की जगह लोअर लिमिट तो v1, तो इसको ओपन करो, क्या आएगा pv2 माइनस pv1। और अगर तुम ध्यान से देखो तो pv2 किसके बराबर है, nRT2, तो ये हो जाएगा nRT2 माइनस pv1 किसके बराबर है, nRT1, तो माइनस nRT1। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ये तुम्हारा है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो इस इक्वेशन से भी आंसर आ जाता है, इससे भी आंसर आ जाता है, और एक ये इक्वेशन भी तुम्हें याद रखनी है। मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, लिख लो। और फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर भेज रहा हूं वापस। ट्राई करो यार, ट्राई करो एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैं आज भेज रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें ट्राई करने हैं वो क्वेश्चन। और तुम्हें नहीं आए तो स्क्रीनशॉट खींच के भेजो मुझे कि सर आप क्लास में करा दो, मैं करवा दूंगा तुम्हें। लिखो इसको एक बार। ये तुम्हें समझ में आया ना, pv2 की जगह मैंने nRT2 क्यों लिखा, ये देखो pv2 की जगह और pv1 की जगह nRT1। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन कर लेते जल्दी, क्योंकि अपने पास 2 मिनट ही है। तो क्वेश्चन है ये, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं, जल्दी लिखो थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो, तो मान लो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, और इसके अंदर मान लो 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे। और मान लो कि मैंने इस पे एक आइसोबारिक प्रोसेस करी, और मान लो कि मैंने इसका वॉल्यूम कर दिया 4 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम कर दिया, 4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या बताना है आपको, कि इस गैस पे कितना वर्क हुआ। और एक आपको क्या बताना है कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल टेम्परेचर नहीं है। तो एक तो आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा और वर्क कितना होगा। देखो, एक कौन सी इक्वेशन है मैंने तुम्हें अभी बताई, देखो ये वाली, ये आइसोबारिक की, सॉरी ये वाली, v1/v2 इक्वल टू t1/t2। तो पहले ये इक्वेशन लगाओ, v1/v2 इज इक्वल टू t1/t2। देखो v1 है, v2 है, t1 कितना हो जाएगा 300, और t2 आ जाएगा यहां से। फिर वर्क का क्या फॉर्मूला लगाना, nRT2 माइनस nRT1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कितना आ जाएगा 64/32, 2 आ जाएगा। n है, r है, t1 है, और t2 तुम्हें यहां से मिल जाएगा। उस t2 को तुम्हें यहां पुट करना है, और आपको मिल जाएगा वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारे प्रॉब्लम्स तुमसे हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास अपनी आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस पे है, कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, चलो बाय यार। Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टाटा।